जय हिंद बच्चों, वेदा केरी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत। मैं मुकेश प्रजापति आपके लिए लेके आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो पिछले लेक्चर में हमारा छूटा था, जिसके बारे में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना रह गई थी। मीन्स टाइम ओवर हो गया था और मैंने लेक्चर क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने दिया था कि सिंचाई की किस पद्धति में खरपतवार की समस्या कम होती है। मीन्स बहुत कम होती है। खरपतवार सबसे कम स्प्रेड होते या फैलते या ग्रो करते हैं वो कम से कम किस में करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी विधि वो आपको मैंने बताई थी, वो है ड्रिप। तो ड्रिप का ध्यान रखना भैया। ड्रिप इरिगेशन जो होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखना कि ड्रिप की जो शुरुआत हुई थी वो मैंने आपको बताया था कि 1959 में। क्लियर? इजराइल जो कंट्री है यहाँ पर सिमचा ब्लाज। क्लियर? सिमचा ब्लाज ने सबसे पहले क्या किया था, ड्रिप इरिगेशन की खोज की थी। क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? तो भारत में कब शुरुआत हुई थी, तो भारत में ध्यान रखना भैया 1970 में भारत में ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है वो किस में आता है, वो महाराष्ट्र में आता है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में अगर ड्रिप इरिगेशन का उपयोग होता है तो वो किस में होता है, वो महाराष्ट्र में होता है। क्लियर? और इसका जो ड्रिपर होता है उसको इमिटर्स भी कहा जाता है। आया ना समझ में, क्या बोलते हैं इमिटर्स। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना भैया कि इसमें जो इसकी जल उपयोग दक्षता होती है उसके बारे में ध्यान रखना। जल उपयोग दक्षता सबसे हाईएस्ट होती इस इरिगेशन की। क्लियर? कितनी होती है, लगभग 95% होती है। और इसमें पानी की बचत कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था 50 से 70% इसमें जल की बचत होती है। दूसरी जो विधियां होती है उन विधियों में जितना पानी उपयोग होता है उसकी अपेक्षा अगर हम ड्रिप का उपयोग करें तो लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा जो एरिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, ये मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया था। और एक ड्रिपर जो होता है, एक ड्रिपर या फिर एक इमीटर से हम यहाँ पर अगर देखें तो ड्रिप के एक इमीटर से 1 से 10 लीटर क्लियर पर हावर जो पानी का डिस्चार्ज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आपके पास मान लो सेलाइन वाटर है, मीन्स लवणीय जल है, तो लवणीय जल में अगर आप उपयोग करो तो लवणीय जल अगर है तो लवणीय जल से अगर आपके आसपास जो वाटर सोर्स है वो अगर सेलाइन वाटर का सोर्स है तो आप क्या करो, ड्रिप का उपयोग आसानी से कर सकते हो। दूसरी मेथड में जैसे स्प्रिंकलर है उसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? और जो शुष्क खेती होती है, शुष्क खेती मीन्स ड्राई फार्मिंग में ड्रिप के अच्छे रिजल्ट हैं। ड्रिप से ड्राई फार्मिंग में अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। क्लियर? तो सौरभ तिवारी जी, राम पाटीदार जी, क्लियर, अंकिता अहरवार जी, विवेक कुमावत जी, सभी लोगों को नमस्ते, जय हिंद। क्लियर? तो ये ड्रिप के बारे में हमने कुछ जानकारी देखी थी। लेकिन ड्रिप का उपयोग हम ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है, अनडुलेट जो टोपोग्राफी होती है, वहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्लियर? ड्रिप के अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी आपने देखा था भैया 2.5 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाता है। तो ये हमने देखा था किसके अंदर, तो ये ड्रिप के अंदर देखा था। क्लियर? इसके अलावा दूसरा हमने जो यहाँ पर छोड़ दिया था वो था आपका स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर के बारे में भी ध्यान रखना भैया। ये बाढ़ विधि या फ्लड इरिगेशन, इसका तो मैंने आपको बताया था कि जनरली इसका धान और जूट के अंदर उपयोग किया जाता है। और इसकी जो जल उपयोग दक्षता होती है वो केवल 20 से 30% होती है और लगभग 60 से 70% जो पानी होता है वो क्या होता है, वेस्ट चले जाता है फ्लड इरिगेशन में। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट जो स्प्रिंकलर होती है, तो स्प्रिंकलर का ध्यान रखना भैया। ये जो स्प्रिंकलर खोजा गया था ये यूएस में, यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये जो मेथड है ये खोजी गई थी और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जे लेज़लर। क्लियर? कौन थे? जे लेज़लर। ये क्या थे, इसके खोजकर्ता थे। इस चीज को ध्यान रखना। और इन्होंने गार्डन के अंदर क्या किया था, जो गार्डन होता है मीन्स
लॉन सीधा बोल सकते हो। तो लॉन के अंदर इन्होंने क्या किया था, पानी देने के लिए इस विधि का उपयोग किया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसमें अगर आपको बोले कि पानी की बचत कितनी होती है, तो इसमें पानी की बचत 25 से 50% तक पानी की बचत होती है और इसकी जल उपयोग दक्षता है 65 से 70%। ये स्प्रिंकलर, एक जो स्प्रिंकलर होता है जिसको नोजल कहा जाता है, तो एक स्प्रिंकलर अगर मान लो है तो वो आसपास का जो 10 मीटर डायमीटर का जो एरिया होता है, 10 मीटर डायमीटर का जो एरिया है, इतनी दूर तक क्या कर सकता है, पानी को बौछार के रूप में छोड़ सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये सब चीज़ें हम क्या है पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्लियर। तो ये फिर खाचा विधि, खाचा विधि का जनरली जो उपयोग होता है, जैसे आप अगर सामान्य रूप से देखो तो गांव में इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है जनरली, तो इसका उपयोग जो जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, क्लियर, कॉटन है, इनमें उपयोग होता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, इस विधि में चूंकि जल ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा लगता है और कम से कम क्षेत्र की क्या होती है, सिंचाई होती है, तो अब धीरे धीरे इन विधियों को हटाकर धीरे धीरे उनकी जगह कौन ले रही है, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर ले रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, और स्प्रिंकलर जो है, स्प्रिंकलर बागवानी फसल जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, फ्लावर क्रॉप्स होती है, क्लियर। तो ये कई बार पूछा है कि जो उद्यानिकी फसलें है उसमें सिंचाई की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, तो वो है स्प्रिंकलर। इसके अलावा अगर मान लो आपको बोल दे कि बलुई मृदा है या फिर ऊंची नीची मृदा है, तो वहां पर भी अगर सबसे ज्यादा जो अच्छी सिंचाई की मेथड है वो कौन सी, स्प्रिंकलर होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी ध्यान रखना है, स्प्रिंकलर में जो एक नोजल होता है, एक नोजल से आपका जो पानी निकलता है वो लगभग 1000 लीटर पानी पर हावर, प्रति घंटा की दर से एक नोजल से पानी डिस्चार्ज होता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, स्प्रिंकलर का यूज कहाँ हानिकारक है, कहाँ पर ये फायदेमंद नहीं रहेगा, तो जैसे जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र या हॉट क्लाइमेट जहां पर होती है, वहां पर अगर आप इसका उपयोग करोगे तो ये अच्छी नहीं है। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि अगर आपके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगी। इसके लिए क्या करो आप दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हो। क्लियर। ये चीज का आप ध्यान रखना। तो ये हम कर चुके थे। आप लोगों ने सभी पिछले लेक्चर अगर मान लो अटेंड किया है पिछला जस्ट, तो आपको पता होगा कि भैया ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमने बोला था ड्रिप है। क्लियर। ये सभी आप लोगों को पता है। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने। अब बताओ भैया इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लियर। तो आप इसको इजी मत समझो। इसके अंदर जब हम बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पूछा है पशु प्लेग। क्लियर। पशु प्लेग। क्लियर। तो ये पशु प्लेग जो होता है इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नोन एज कैटल प्लेग। क्लियर। या फिर हिंदी में अगर बोलो तो निम्न में से किस बीमारी को पशु प्लेग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, पशु प्लेग आपको पूछा है, तो पहले तो यहाँ देखो प्लेग और यहाँ देखो ये कैटल प्लेग। क्लियर। तो कैटल प्लेग जो डिजीज होती है इसमें क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए इसके सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है भैया, पशु एकदम पतले दस्त करता है। क्या करता है, पतले दस्त करता है, मतलब शूटिंग डायरिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शूटिंग डायरिया। मतलब जो पशु है वो एकदम जब दस्त करेगा तो एकदम पिचकारी जैसे दस्त करेगा। आया ना समझ में, कैसे दस्त करेगा, पिचकारी जैसे। क्लियर। तो यहां पर कई लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। क्लियर। कौन सा आंसर है, बी वाला। अधिकतर लोगों ने बी वाला ही आंसर दिया है। क्लियर। मैक्सिमम लोगों ने बी वाला आंसर दिया है। तो इस चीज को ध्यान रखो भैया, ये जो बी वाला आंसर है ये है रिंडर पेस्ट। क्लियर। या फिर पशु प्लेग। पशु प्लेग जिसको रिंडर पेस्ट, वो दूसरी चीज तो आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है ये पशु प्लेग और यहाँ पर भी पशु प्लेग लिखा है। फिर कई लोगों ने आपका जो आंसर है ये वाला कैसे दे दिया सौरभ तिवारी जी आपने। क्लियर। ये चीज ध्यान रखना।
तो पशु प्लेग जो बीमारी कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? रिंडर पेस्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, मैंने तो चूंकि यह हिंदी में आपको लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान रखना, क्लियर, कि इसको क्या कहा जाता है। ये अभी पीएटी में जस्ट ये 2020 का जो पीएटी हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपको इससे डिस्कस करें हम लोग, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसका आंसर तो सभी को पता चल गया है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो एक ऐसा है रिंडर पेस्ट वाला, पशु प्लेग वाला, कि जो कई बार पीएटी में पूछा गया है, क्लियर। पीएटी के दूसरी भी जो एग्जाम्स होती है उसमें ये वाला क्वेश्चन वो अधिकतर डालता है, क्लियर। तो रिंडर पेस्ट ये नाम ध्यान रखना, क्लियर। कभी कभी इसको जो है ना वो शूटिंग डायरिया भी बोलता है। क्या बोलता है? शूटिंग डायरिया, क्लियर। ये चीज भी ध्यान रखना, शूटिंग डायरिया, क्लियर। कभी कभी वो बोल देता है पशु प्लेग का या रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो वो है शूटिंग डायरिया, क्लियर। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। हाँ, इसको गो शीतला के नाम से भी जानते हैं, हाँ केवट जी ने बिल्कुल सही बताया, इसको गो शीतला, क्लियर, गो शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। या फिर पोका या पोकनी, और भी जो लोकल नाम है वो बहुत सारे होते हैं, आए ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर जो हमारे चारों आंसर है, तो ये चारों आंसर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आए ना समझ में। अब हम चारों आंसर्स को देखते हैं कि एक एक आंसर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लंगड़ी बुखार, जिसको ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है, कहीं कहीं पर ये शॉर्टकट में BQ डिसीज भी लिखी होगी, क्लियर। कैसी डिसीज? BQ, ब्लैक क्वार्टर, आया ना समझ में। तो ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज होती है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज होती है उसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि पशु का जो लेग होता है, जो टांग होती है, इसकी जो जांग होती है, इस जांग पर जो मांसल भाग होता है, ये इस मांसल भाग पर क्या होती है? सूजन आती है, क्लियर। किसमें? लंगड़ी रोग में पशु का जो मांसल भाग होता है, जांग पर क्या होती है? सूजन आती है। और जांग पर जो सूजन आती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है वो आप लोगों को पता है, लंगड़ी रोग या लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर, इस डिसीज का जो कारण होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 12th या कभी पीएटी CPAT का प्रिपरेशन किया है तो आपको पता होगा भैया। बताओ, आप कोशिश करो बताने की। ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज है इसका, और किसी को अगर पता हो तो बताओ भैया। ये जो लंगड़ी रोग है या जिसको ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है, जिसमें पशु के जांग पर सूजन आती है, इसका रोग कारक क्या है? मीन्स इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्लियर, जिसको ईटियोलॉजी भी कहा जाता है, क्लियर, या पैथोजन भी बोल सकते हैं, क्लियर। हाँ, ये चंद्रभान कुशवाहा जी ने दिया है, हाँ 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और क्लास्ट्रीडियम CBI, हाँ वो सोवियाई, मैं समझ गया, क्लियर, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। लेकिन पूरा नाम ध्यान रखा करो, इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, क्लास्ट्रीडियम, कहीं कहीं पर सोवियाई लिखा होगा, कहीं चोबियाई लिखा होगा तो भी सही है, चोभियाई, क्लियर। और पीछे ये भी ध्यान रखना, जीवाणु, क्लियर, क्या ध्यान रखना है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। कई बार इसमें से यही पूछ लेता है कि ये जो ब्लैक क्वार्टर डिसीज होती है किससे होती है? वायरस से होती है, फंगस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, किसके द्वारा होती है? तो वो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होती है। तो ये जो डिसीज होती है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और बिल्कुल कुशवाहा जी ने सही बताया कि इस डिसीज के अंदर जो होता है बॉडी का टेम्परेचर 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, क्लियर, इतना पहुंच जाता है। आपको पता होना चाहिए भैया, सामान्य रूप से जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, क्लियर, इनके शरीर का जो तापमान होता है वो ध्यान रखना है 101 से लगा के 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जनरली ये होता है टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो होता है सामान्य रूप से वो पशुओं की अगर बात करो तो इतना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैटल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जितने भी कैटल्स हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन अगर पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री की अगर बात करें तो इनका बॉडी टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, क्लियर, स्वस्थ अवस्था में, क्लियर। हाँ, क्लास्ट्रीडियम सेप्टी, गोट मीन्स बकरी के अंदर क्लास्ट्रीडियम सेप्टी नामक बैक्टीरिया से होता है, क्लियर, बिल्कुल सही।
क्लियर, तो ये ध्यान रखना। क्लास्ट्रीडियम चोवियाई जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसके द्वारा क्या होता है, इसमें ये वाली डिसीज होती है। कौन सी? लंगड़ी। दूसरा अगर आप देखो तो इस डिसीज के अंदर क्या होता है, पशु की जो जांग होती है, क्लियर, थाई होती है, इस थाई पर क्या होता है, यहाँ थाई वाला जो भाग होता है इस पर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। और पहले अगर आप इस सूजन को अगर दबाओगे तो ये सूजन दबाने पर बहुत इजीली स्पंज जैसी दब जाएगी, क्लियर। और बाद में अगर कुछ समय बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो सूजन है वो सूजन कैसे हो जाएगी? कड़ी हो जाएगी, मीन्स हार्ड हो जाएगी। और हार्ड होने के बाद में अगर इस सूजन को अगर आप काटोगे, क्लियर, तो काटने पर आप देखोगे कि इस सूजन के अंदर आपको सड़े हुए मक्खन, क्लियर, सड़े हुए मक्खन जैसी कैसी आएगी? दुर्गंध आएगी इसमें, क्लियर, ध्यान रखना। हाँ, आदित्य जाट बोले, क्लियर, प्रोपिंग साउंड, हाँ, चरचराहट की आवाज, क्लियर, चरचराहट की आवाज, चरचराहट की आवाज आएगी। सूजन को अगर दबाओगे तो क्या होगा? इसमें चरचराहट की आवाज आएगी। और अगर मान लो आप चीरा लगा के देखोगे तो इसमें आपको सड़े हुए जो मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। इस चीज को ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, इसी कारण चर चर की आवाज आने के कारण इसको चूर चूरिया रोग, क्लियर, इसको चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना। और ये सूजन आती है, ये कभी भी इसका जो टखना है, क्लियर, इसका जो टखना होता है मीन्स घुटना, उस घुटने से नीचे कभी भी इसकी जो दुर्गंध जो सूजन है वो नहीं जाती है। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। और इसमें जो मृत्यु दर होती है वो आप सभी को पता है, 90% मृत्यु दर होती है, 90% मृत्यु दर होती है। मीन्स अगर 100 पशुओं को होगा तो लगभग 90 पशु जो है वो इससे मर जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, क्लियर। तो ये काफी कुछ चीजें हमने ब्लैक क्वार्टर के बारे में यहाँ पर देखी है, क्लियर। अब दूसरा जो डिसीज है, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं भैया, ये जो क्वेश्चन मैं जितने भी यहाँ आपको बता रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चन इस डिसीज से आ चुके हैं, क्लियर। दूसरा जो है वो है पशु प्लेग, जिसको क्या कहा जाता है? रिंडर पेस्ट, क्लियर। तो रिंडर पेस्ट के अलावा इसको गो शीतला भी कहा जाता है, जैसे कि वो केवट साहब ने बताया था, गो शीतला, क्लियर। इसके अलावा इसको शूटिंग डायरिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शूटिंग डायरिया, क्लियर, शूटिंग डायरिया रोग भी कहा जाता है, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना। और ये जो रोग होता है पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट, ये भैंस के जो बछड़े होते हैं, क्लियर, जिनको क्या कहा जाता है? बफेलो काफ कहा जाता है, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र के जो पशु होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र मीन्स हिली रीजन के अंदर जो कैटल्स या एनिमल होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपको ये रिंडर पेस्ट वाला जो डिसीज है ये मिलता है। और ये रोग जनरली जो होता है वो कौन सी ऋतु में होता है? तो अधिकतर ये पूछा गया है, वर्षा ऋतु के अंदर ये रोग सबसे ज्यादा देखा गया है, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। और इसकी जो मृत्यु दर होती है लगभग कितनी होती है? 40 से 50% तक इसकी मृत्यु दर होती है। इस चीज को ध्यान रखना। इस रिंडर पेस्ट के अंदर पशु के मुंह में, जबान पर जो है, इसमें भी क्या बनते हैं? जो कड़क दाने बनते हैं। कैसे बनते हैं? दाने बनते हैं। और दानों को अगर आप हटाओगे तो वो दाना पूरा का पूरा वहां से निकल जाएगा। मीन्स आप एक प्रकार से बोल सकते हो इसमें स्कार्स या छाले बनते हैं। इस चीज को ध्यान रखें। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म भी ध्यान रखना। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? तो कोजल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल वो आपने बढ़िया करेक्ट बताया, राम पाटीदार जी ने बता दिया है, क्लियर। परमिक्सोविरिडी वायरस, क्लियर, किससे होता है? परमिक्सोविरिडी वायरस। ये अल्ट्रा माइक्रोन वायरस होता है, बहुत सूक्ष्म वायरस होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा वायरस जो होता है वो किसका होता है? तो आप सभी को पता है भैया, सबसे छोटा वायरस किसका होता है? तो वो होता है चेचक का, क्लियर। और चेचक का वायरस सबसे छोटा
होता है, सॉरी चेचक का नहीं, खुरपका मुखपका का, खुरपका मुखपका का वायरस सबसे छोटा होता है एफएमडी का, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी आपको परमिक्सोविरिडी जो वायरस होता है उसके कारण ये रिंडरपेस्ट डिसीज होती है। तो ये अभी आपको जस्ट पिछले साल ये वाला क्वेश्चन पूछा था, जो आप देखो कितना ईजी है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो पढ़ाते पढ़ाते क्या है कि कुछ चीजें मैं भूल भी जाता हूं, तो अगर आपको याद आ जाए ना, क्या है कि अगर मान लो मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ अगर मान लो कोई सा पॉइंट अगर भूल गया, तो आपको भी मान लो अगर याद आ जाए कि सर इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ये वो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको याद हो तो आप बिल्कुल चैट सेक्शन में लिख दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पायरोप्लाज्मता, जिसको पायरोप्लाज्मोसिस कहा जाता है, क्लियर। तो ये चीज को ध्यान रखना भी है, पायरोप्लाज्मोसिस, क्लियर। पायरोप्लाज्मोसिस जो होता है ये टिक नाम की जो मकड़ी होती है, क्लियर, टिक नाम की जो मकड़ी होती है जिसको हम जू या पिस्सू बोल सकते हैं, वो क्या करती है, वो फैलाती है, क्लियर। और ये रोग जो होता है ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से, क्लियर। ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसमें पशु को बुखार आता है, क्लियर, और हाई टेम्परेचर हो जाता है, 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो आपको 2016 या 17 में पूछा था, पायरोप्लाज्मोसिस का दूसरा नाम भी याद रखना। तो इसका दूसरा नाम याद रखना, बेबी सियोसिस, क्लियर। इसका दूसरा नाम क्या है, बेबी सियोसिस। ये कई बार आपको पूछा है क्वेश्चन कि पायरोप्लाज्मोसिस का दूसरा नाम क्या है, तो पायरोप्लाज्मोसिस का जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा है, तो वो है बेबी सियोसिस, बेबी सियता हिंदी में अगर उसको बोले तो, क्लियर। तो ये इसका दूसरा नाम भी आपको पूछा है, और ये किसके कारण होता है, ये टिक के कारण। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो टिक फीवर के नाम से पढ़ा होगा, इसको आया ना समझ में, टिक फीवर के नाम से आपने इस डिसीज को समझा होगा, क्लियर। और बेबीसिया, ये जो टिक है, ये इसका जो वंश होता है वो बेबीसिया होता है, और इससे जो फैलने वाला ये डिसीज है, इसलिए इसको बेबीसियोसिस डिसीज भी कहा जाता है, क्लियर। फैलता किससे है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। एक और डिसीज है जो प्रोटोजोआ से फैलती है, क्लियर, और अक्सर ये मुर्गियों में देखने को मिलती है। कौन सा है वो, तो वो है कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस। इस चीज को ध्यान रखना भैया, कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस को आपने सुना होगा, इसको खूनी दस्त भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, खूनी दस्त, खूनी दस्त भी कहा जाता है। मुर्गियों में ये सबसे ज्यादा देखा गया है, क्लियर। और साथ ही साथ ये जो कॉक्सीडियोसिस होती है ये भी किससे होती है, तो ये भी प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही होने वाली बीमारी है। इसका प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, इमेरिया टेनेला, क्लियर। कौन सा प्रोटोजोआ है ये खूनी दस्त वाला, तो यह है इमेरिया टेनेला प्रोटोजोआ होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, कॉक्सीडियोसिस भी पूछा है, भैया किसमें पशु को खूनी दस्त होते हैं, तो होते हैं कॉक्सीडियोसिस में। कॉक्सीडियोसिस बीमारी मुख्य रूप से पक्षियों में होती, मीन्स मुर्गियों में, पोल्ट्री में, और ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज होती है। तो ये पायरोप्लाज्मोसिस, जिसको बेबीसियोसिस नाम से भी जाना जाता है, प्रोटोजोआ इसका क्या है, एटियोलॉजी है। साथ ही साथ कॉक्सीडियोसिस, खूनी दस्त, ये भी क्या है, इमेरिया टेनेला नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। तो यहाँ से आपके ये पायरोप्लाज्मोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका जो डिसीज है वो है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के बारे में तो काफी कुछ आपको पता है, क्लियर। ये पशु का सबसे खतरनाक रोग है, क्लियर। और इसमें अगर आप मृत्यु दर देखो तो मृत्यु दर कितनी होती है, तो मृत्यु दर आप सभी को पता है भैया, जब सबसे खतरनाक है तो मृत्यु दर कितनी होती है, इसमें लगभग 100% मृत्यु दर होती है। मतलब जिसको भी ये डिसीज होती है वो सब क्या होते हैं, सब के सब पशु मर जाते हैं, क्लियर। तो ये एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स का जो रोग कारक है वो भी ध्यान रखना, इसका रोग कारक कौन सा है, क्लियर। तो इसका रोग कारक जो होता है वो क्या है, तो आप बताओ भैया, चलो आप लोगों ने पढ़ा है ना एंथ्रेक्स को, तो बताओ। अच्छा, ये
इसका उपयोग मैंने जब आपको कहाँ पर पढ़ाया था, जब बायो फर्टिलाइजर पढ़ाया था, तो तब मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था इसका नाम। क्लियर, ध्यान रखना। हाँ, प्राकृतिक छिद्रों से खून आता है, पीएटी एग्रीकल्चर। हाँ, बैसिलस एंथ्रेसिस, बहुत सही है। क्लियर, इसका जो कौशल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, तो वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, जीवाणु या बैक्टीरिया। तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, आपको पता होना चाहिए। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से ये डिसीज होती है। क्लियर, और पशु का सबसे खतरनाक रोग होता है। इस रोग का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो आप सबको पता होना चाहिए भैया, छड़ आकार का होता है। कैसा होता है, छड़ आकार का, रोड शेप्ड। मतलब इसका जो बैक्टीरिया देखोगे तो आपको वो बैक्टीरिया इस टाइप से दिखेगा, छड़ आकार का बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया क्यों इतना खतरनाक है, ये चीज भी ध्यान रखना कि ये बैक्टीरिया क्या बनाता है, तो ये बनाता है स्पोर्स। क्या बनाता है, स्पोर्स मीन्स बीजाणु बनाता है। और बीजाणु बनाने के कारण जो है ये पूरे ब्लड को कैसा कर देता है, काला कर देता है। क्लियर, और आप देखोगे कि एंथ्रेक्स जो डिसीज होती है, इसमें पशुओं की जो प्राकृतिक छिद्र है, मीन्स नाक है, मुंह है, कान है, गुदा द्वार है, जो नेचुरल पोर्स होते हैं बॉडी के, वहां से क्या होता है, वहां से प्राकृतिक छिद्रों से खून निकलता है। आया ना समझ में, और ये खून कैसा निकलता है, एकदम काला और गाढ़ा। क्लियर, ये एंथ्रेक्स डिसीज में होता है। एंथ्रेक्स डिसीज अगर देखो तो ये वाली जो डिसीज मनुष्य में भी होती है। किस में होती है, मनुष्य में भी होती है। लेकिन मनुष्य में इसको क्या कहा जाता है, तो मनुष्य में इसको, इस डिसीज को ऊल शॉल्टर, क्या बोलते हैं, ऊल शॉल्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर, और इस डिसीज के अंदर आपको ये जो डिसीज है, इसमें जो टीका दिया जाता है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, स्टर्न। क्लियर, स्टर्न वैक्सीन। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना भैया, ये आपको पूछा आता है एंथ्रेक्स डिसीज के अंदर कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो वो स्टर्न वैक्सीन दिया जाता है। ये पशु प्लेग का भी मैं बता देता हूं, इसमें DGTV क्लियर वैक्सीन देते हैं। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। जो रिंडरपेस्ट डिसीज है उसमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, इसका बहुत पूछता है वो, DGTV वैक्सीन मीन्स डिराइव्ड गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन। क्लियर, ये इसका पूरा नाम है, डिराइव्ड गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन। इस वैक्सीन का उपयोग रिंडरपेस्ट में करते हैं। क्लियर, और ये जो एंथ्रेक्स डिसीज है, इसके अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, स्टर्न वैक्सीन दी जाती है। क्लियर, मनुष्य में भी ये डिसीज होती है। मनुष्य में इसको ऊल शॉल्टर के नाम से जाना जाता है। ऊल शॉल्टर क्यों बोलते हैं इसको, क्यों, हाँ, ऊल शॉल्टर के नाम से क्यों बोलते हैं इसको, ऊल मीन्स होता है ऊन। ऊन आप सभी जानते हो, ऊन छाटने वाले, मतलब जो ऊन की फैक्ट्री में काम करते हैं। जैसे ऊन की एक फैक्ट्री का नाम आपने देखा होगा भैया, धारीवाल। क्लियर, धारीवाल जो ऊन है, इसमें पूरा जो बीकानेरी भेड़ का जो ऊन आता है वो पूरा इसी में सप्लाई होता है। धारीवाल जो मिल है, क्लियर, जो ऊनी वस्त्र बनाने की है वो। तो ऊल शॉल्टर जो है, जो ऊन छाटने वाली जो मील होती है, जिसमें ऊन से कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है ऊन का, वहां पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया छोटे छोटे रोए, जो ऊन के रोए होते हैं, उसके साथ श्वसन तंत्र के द्वारा अंदर पहुंच जाता है। और अंदर जाने के बाद ये मनुष्य को भी क्या करता है, बीमार करता है। और मनुष्य में इस एंथ्रेक्स डिसीज को ऊल शॉल्टर डिसीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा इन सभी के बारे में। क्लियर, ये स्टर्न वैक्सीन, ये भी ध्यान रखना। क्लियर, तो यहाँ हर डिसीज से हमने 5-7 क्वेश्चन बनाए हैं। तो कुल मिला के अगर 4 ये आंसर है, तो 4 आंसर में से हम कम से कम, नहीं ज़्यादा तो कम से कम अगर देखो तो मोस्टली हमने 20-22 क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। क्लियर, तो ये एक बार आप बढ़िया से इसको नोट करते जाना नोटबुक में। क्लियर, ये जो एंथ्रेक्स डिसीज है, इसमें पशु का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, मीन्स पशु की चीर-फाड़ नहीं की जाती है। और पशु को 1 से 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर क्या करते हैं, चूना और नमक डालकर क्या करते हैं, गाड़ा जाता है, मीन्स दबाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जो स्पोर्स अगर मान लो जमीन पर गिर जाते हैं तो वो कई सालों तक पड़े रहेंगे और दूसरे पशु में जाकर उसको क्या करेंगे, ये बीमार कर देंगे।
तो पशु को क्या करते हैं, एंथ्रेक्स रोग से अगर मान लो पशु मरा हुआ है तो उसकी चीर फाड़ या पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, संजय केवट जी ने बताया उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में, हाँ उनमें ये होता है। क्लियर? चलो, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपके सामने। क्लियर? द सेल ऑफ एपिडर्मिस bear a number of hairs. The hairs present on the roots and stem differ in their functions. The trichome help in, और यहां पर आपका है fill in the blank। इसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। हिंदी में अगर बोलो तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कई प्रकार के रोम होते हैं और मूल और तने पर उपस्थित रोम अपने कार्यों में भिन्न होते हैं। फिर फुल स्टॉप, ट्राइकोम खालिस्तान में मदद करते हैं। अब आप बताओ। क्लियर? इसका आंसर, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है। क्लियर? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? बनाओ भैया, इसका आंसर बताने की कोशिश करो आप लोग। पहले बारीकी से पढ़ो, फिर इसके आंसर्स भी हैं। ये उसकी रूट्स है। क्लियर? ये उसका स्टेम है। क्लियर? और इसका ये लीफ है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि ये क्या है, एक प्लांट है। क्लियर? अब प्लांट में देखना हमको ये है कि ये जो एक तो भूमिगत हिस्सा होता है, भूमिगत मतलब जमीन के नीचे वाला हिस्सा। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, मीन्स जड़ तंत्र, सॉरी रूट सिस्टम मीन्स जड़ तंत्र या मूल तंत्र कहा जाता है। और एक आपका जो एरियल पार्ट होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं, आप सभी को पता है। क्लियर? तो ऊपर जो एरियल पार्ट है, हवा वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका मुख्य रूप से तना होता है। कभी कभी तना भूमिगत भी हो सकता है, आया ना समझ में? कुछ जैसे आलू है तो ये भूमिगत तना है। क्लियर? राइजो में भूमिगत तना है। तो आप मैक्सिमम केस में देखोगे तो आपको जो तना मिलेगा वो जमीन के ऊपर मिलता है, एरियल पार्ट। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे तो पत्ती का वृंत है, शाखाएं है, डंठल है, पत्तियां हैं। क्लियर? तो जो एरियल पार्ट होता है, इस पे अगर आप बारीक बारीक रोएं देखते हो, ये जो रोएं हैं, क्लियर, तने पर भी होते हैं, क्लियर, शाखाओं पर भी होते हैं, पत्तियों पर भी होते हैं। आया ना समझ में? आपने बारीक बारीक रोए देखे होंगे। आप सीधा अगर बोलो तो एग्जाम्पल के तौर पे सीधा आप मैं बोल दूं कि भैया शरीर के ऊपर बाल, क्लियर, रोए बारीक बारीक। तो ये जो रोए होते हैं ये होते हैं बहुकोशिकीय रोम। ये किस पर मिलते हैं? पत्ती पर भी मिलेंगे, फिर ब्रांच है और तने पर भी मिलेंगे। आया ना समझ में? मेल्स मल्टी सेलुलर हेयर्स, ये कहां पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे एरियल पार्ट्स में। क्लियर? इसके अलावा फल है, फूल है, सब पर पाया जाता है। और इन बहुकोशिकीय रोम को ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको? इनको कहा जाता है ट्राइकोम। क्या बोलते हैं इनको? ट्राइकोम कहते हैं। क्लियर? मतलब पौधे के तने पर, शाखाओं पर, पत्तियों पर, फल पर, फूल पर जो बहुकोशिकीय रोम होते हैं, क्लियर, इन बहुकोशिकीय रोम को कहा जाता है ट्राइकोम। क्लियर? अब ट्राइकोम का मतलब समझ में आ गया क्या है? क्लियर? तो ट्राइकोम खालिस्तान में मदद करते हैं। क्लियर? तो ट्राइकोम, अब आपको पता है कि भैया पौधे का जो एरियल पार्ट्स होता है, इसमें पत्ती पर भी रंध्र होते हैं, क्लियर, छिद्र होते हैं, क्लियर, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्लियर? और तने पर भी क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, जिनको वात रंध्र या लेंटिकल कहा जाता है। ये चीज तो क्लियर है आपको? मतलब तने पर जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र को क्या बोलते हैं? तो इनको कहा जाता है वात रंध्र, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? लेंटिकल। क्लियर? तो आपको पता है भैया तने से भी वाष्पीकरण होता है, सॉरी वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। क्लियर? किससे? तने से, क्योंकि तने पर भी तो रंध्र हैं। क्लियर? तो तने पर जो स्टोमेटा होते हैं उनको लेंटिकल कहा जाता है, और इनसे अगर पानी भाप बनकर उड़ रहा है तो इसको कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन या वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। क्लियर? दूसरा जो पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है
पत्ती से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और देखा जाए तो 90% जो होता है, क्लियर, 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ती से ही होता है, और पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा की संख्या जनरली ज्यादा होती है, तो पत्ती की निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। तो कुल मिला के स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब ये जो पत्ती पर जो रोए हैं और तने पर भी जो रोए हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम वही है जो हमारे शरीर पर बालों का काम है। आया ना समझ में? आप कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ आप इंसान हो, आप अपने आप को क्या समझो कि एक पौधा है। क्लियर? हमारे शरीर पर ये जो रोए हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अंदर से जो पसीना निकले उसमें से कुछ भाप को रोकना और कुछ वाष्प को रोक कर शरीर पर ठंडक बनाए रखना। आया ना समझ में? तो ठंडक बनाए रखना, तो ये जो ट्राइकोम्स हैं इनका काम होता है वाष्प, कुछ वाष्प तो निकल जाएगी, कुछ वाष्प के कारण ये रोए जो है वो गीले हो जाएंगे और कुछ वाष्प को रोक लेंगे, और रोक कर क्या करेंगे? पत्ती के आसपास का जो वातावरण है या फिर तने के आसपास का जो वातावरण है इसको कैसा बना लेंगे? ठंडा बना लेंगे। क्लियर? तो ठंडा बनाने से क्या होगा? पौधे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो गिरेगा, और इससे क्या होगा? तो इससे होगा जल की हानि रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? समझ में आया ना? तो ये जो ट्राइकोम होते हैं ये ट्राइकोम में मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं? वाष्पोत्सर्जन में मदद नहीं करते भैया। ये वाष्पोत्सर्जन तो किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। क्लियर? दूसरा जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण और ट्राइकोम का कोई लेना देना नहीं है। आया ना समझ में? ट्राइकोम क्या करते हैं? केवल पत्ती या रंध्र से जो वाष्प के रूप में पानी निकलता है, इस पानी को क्या करते हैं? कुछ मात्रा में वहां एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, और गीले हो जाते हैं। पत्ती के आसपास की जो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पौधे के आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है, जिससे कि पौधे से जो पानी की हानि हो रही है, क्लियर, वो हानि कम हो जाती है। तो सीधा आंसर है जल की हानि को रोकना। क्लियर? प्रिवेंटिव लॉस ऑफ वाटर। क्लियर? तो आप में से जिनने भी डी वाला आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है भैया। क्लियर? हो गया? अब चलो इतना तो आपने समझ लिया कि ये एरियल पार्ट्स पे जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय रोम होते हैं, जिनको ट्राइकोम कहा जाता है। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आपका टेंशन खत्म हो गया। अब नीचे देखते हैं, ये जो रूट्स होती है, ये रूट्स तो जनरली हम देखते हैं कि भैया जो रूट्स होती है उसमें प्राइमरी रूट्स भी होती है, सेकेंडरी रूट्स भी होती है। तो कुछ चीजें यहां से भी मैं आपको बताता हूं जो आपको पूछा जाता है। क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था कि रूट्स की बारी जब आएगी तो मैं आपको वहां पर प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स या फिर दो टाइप की जो रूट्स होती है, जिसको एडवेंटियस रूट्स और क्या बोलते हैं हम, टेप रूट कहते हैं। मींस झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़, और दूसरा जो होती है वो मूसला जड़ होती है। तो यहां मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर? ये जो रूट्स होती है, ये मान लो ये जड़ है। क्लियर? इस पे से ये जो रूट्स निकलती है ये आपकी है प्राथमिक जड़। क्या है? प्राथमिक जड़। क्लियर? और इस जड़ के आइट साइड ये जो निकल रही है इसको कहा जाएगा द्वितीयक जड़। क्लियर? ये सेकेंडरी रूट्स है, ये प्राइमरी रूट्स ये है, सेकेंडरी रूट ये है। आया ना समझ में? तो प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, ये जो प्राइमरी रूट्स होती है इसके सिर पर यहां होता है रूट केप। क्या होता है? रूट केप। और ये जो रूट केप होता है ये मैं आपको बता देता हूं, ये कैलिप्ट्रो जन ऊतक। क्लियर? किससे बना होता है? कैलिप्ट्रोजन टिश्यू जो होता है वो इस रूट केप को बनाता है। किस रूट केप को? चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ये भी रूट केप है, ये भी रूट केप है। तो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, क्लियर, रूट केप को बनाने का काम कौन करता है? तो वो करता है कैलिप्ट्रोजन टिश्यू। क्लियर? और ये कैलिप्ट्रोजन टिश्यू क्या होता है? ये बहुत मजबूत होता है। ये क्या करता है? कहीं पर भी दरार बनाने में या क्रैक करने में सक्षम होता है। इसीलिए जड़
चट्टानों को या कठोर चट्टानों को भी, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें कठोर चट्टानों को भी तोड़कर आगे निकल जाती है। तो ये पीएटी में आपको क्वेश्चन पूछा है, सीपीएटी में भी पूछा है, बीएचयू में भी पूछा है कि जो रूट कैप होती है जड़ की वो किससे बनी होती है, तो वो कैलिप्ट्रोजन जो उपतक होता है उससे बनी होती है। क्लियर। अब ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इस रूट्स के ऊपर भी आप बोलोगे सर बारीक बारीक रोए होते हैं भैया। प्राइमरी रूट्स पर भी होते हैं और सेकेंडरी रूट्स पर भी होते हैं। सेकेंडरी रूट्स पर आपको ज्यादा मिलेंगे, प्राइमरी रूट्स पर कम मिलेंगे। तो ये भी रोए हैं, रोम है, लेकिन ये कैसे हैं, तो ये हैं एक कोशिकीय। कैसे? ये एक कोशिकीय रोम। ये यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। और यूनिसेलुलर रूट हेयर, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है मृदा से, ये जड़ें जो है ये जड़ें मृदा से पानी और खनिज लवण का अवशोषण नहीं करती। कौन करता है, तो जड़ों पर उपस्थित जो एक कोशिकीय रोम होते हैं। क्लियर। कौन से रोम होते हैं, एक कोशिकीय रोम। क्लियर, जिसको हम यूनिसेलुलर रूट्स हेयर कहते हैं। क्लियर। तने पर जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, उनको ट्राइकोम कहेंगे। यहाँ पर जो है एक कोशिकीय रोम है, जिनको हम क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे हम रूट्स हेयर, मतलब जड़ों पर पाए जाने वाले बाल। क्लियर। तो ये जो रूट्स हेयर होते हैं ये एक्चुअल में मृदा से पानी और खनिज लवण को घोल के रूप में जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन करते हैं, तो ये जो जड़ों पर पाए जाने वाले एक कोशिकीय रोम है ये करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला है कि मैं आपको टेप रूट और एडवेंटियस रूट्स के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा। क्लियर। तो बेसिक क्या है, देखो जब कोई सा सीड जर्मिनेट होता है, क्लियर, मान लो आपने मिट्टी के अंदर बीज लगाया। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं, नहीं तो आपको जो है ना बिल्कुल वही दिखेगा, सब लाल लाल। क्लियर। तो आपने क्या किया, मिट्टी के अंदर जैसे कोई सा बीज लगाया, तो आप सबको पता है भैया हाइपोजियल और इपीजियल दो प्रकार के अंकुरण होते हैं, जर्मिनेशन होते हैं। क्लियर। मतलब जब बीज पत्र अगर बाहर निकल रहे हैं, क्लियर, अंकुरण के बाद बीज पत्र बाहर निकल रहे हैं, अगर दोनों जो कोटिलीडन है वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो इपीजियल अंकुरण होता है, जिसको ऊपरी भूमिक अंकुरण कहा जाता है। क्लियर। जो आप अगर देखो तो अरंडी उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एक हाइपोजियल होता है अधोभूमिक, जिसमें कि बीज पत्र अंदर ही होते हैं। क्लियर। और भ्रूण क्या होता है, वो बाहर निकलता है। तो जैसे मान लो ये एक बीज है, ये जर्मिनेट हुआ, तो जर्मिनेट हुआ तो नीचे वाला जो भाग है इसको कहा जाता है मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर, जिसको रेडिकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्लियर। ये मूलांकुर अगर विकसित होकर क्या बना ले, ये मूलांकर ही अगर बड़ा हो जाए और विकसित होकर क्या बना ले, जड़ बना ले। क्लियर। जड़ में बदल जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे मूसला जड़ या टेप रूट। क्लियर। और जितने भी द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं, मीन्स डाइकोटिलीडन प्लांट्स जितने भी होते हैं, उनमें आप अगर देखोगे तो आपको मूसला जड़ ही मिलेगी। तो ध्यान रखना, अगर अंकुरण के समय पौधे का मूलांकुर जो विकसित होता है, ये मूलांकुर अगर विकसित होकर क्या बना ले, जड़ में बदल जाए, तब हम इसको मूसला जड़ कहेंगे, मीन्स टेप रूट कहेंगे। और भी हिंदी में जो दूसरे नाम है वो आप ध्यान रखना। क्लियर। मूसला जड़ ये किससे विकसित हो रहा है, रेडिकल से। लेकिन दूसरा जो होता है अपस्थानिक जड़ें या झकड़ा जड़। क्लियर। तो झकड़ा जड़ जो होती है उसमें क्या होता है, जिसको एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। क्लियर। या झकड़ा जड़ और एक और उसका नाम है, शायद मैं भूल रहा हूं, अपस्थानिक झकड़ा या अपस्थानिक जड़, जिसको एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। अगर मान लो कुछ पौधे जैसे एक बीजपत्री, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ग्रेमिनिकोल या एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो रेडिकल निकलता है, ये रेडिकल कुछ समय बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। अब रेडिकल अगर मान लो ये रेडिकल निकला, ये कुछ समय बाद अगर नष्ट हो गया, क्लियर, और उसके बाद अगर पौधे के दूसरे पार्ट्स जो स्टेम बन रहा है, इस स्टेम के जो नोट्स होती है या फिर नीचे वाला जो पार्ट्स होता है, यहाँ से अगर बहुत सारी जड़ें एक साथ निकले, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको झकड़ा जड़ कहेंगे। तो सीधा सा समझना है आपको, अगर मूलांकुर विकसित होकर अगर जड़ में बदले तो वो मूसला जड़ है, जो कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है, टेप रूट। क्लियर। और अगर मूलांकुर के अलावा पौधे के दूसरे भाग से अगर जड़ें निकले तो हम उसको अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटियस रूट्स कहेंगे। क्लियर।
तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने बनियान ट्री तो सबने देखा है, बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ में ऊपर से लटकती हुई जो जड़ें होती है और नीचे आके क्या होती, टिक जाती जमीन से, क्लियर। तब हम इन जड़ों को क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स, मीन्स सहारा देने वाली जड़ें। और ये जो जड़ें होती है ये कौन सी होती है, अपस्थानिक जड़ें होती, जबकि बरगद की जो एक्चुअल जो तने के नीचे वाली जो जड़ें होती वो मूसला जड़ होती है। तो बरगद में दोनों जड़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि अपस्थानिक जड़ें जो प्रोप रूट्स है वो ऊपर शाखा से निकल के आई है, क्लियर। सहारा देने के लिए कोई सी शाखा अगर बहुत ज्यादा वजनदार हो जाती है तो उसको सहारा देने के लिए नीचे एक अपस्थानिक जड़ निकल आती है, क्लियर। तो उनको प्रोप रूट्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर आप देखो तो आपके जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें सब में आपको अपस्थानिक जड़ें मिलेगी, मूसला जड़ नहीं मिलती, क्लियर। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये दो प्रकार की जड़ें मैंने पिछले इसमें बोला था आपको कि जब भी जड़ की बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, देखो ये वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स में जो ये मूसला जड़ है और मूसला जड़ से जो द्वितीयक जड़ें निकल रही है, क्लियर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स। तो ये जो सेकेंडरी रूट्स निकल रही है तो ये जड़ के अंदर क्या होता है, जड़ के अंदर होता है पेरीसाइकिल। क्या होता है, पेरीसाइकिल, जिसको हिंदी में परिरंभ कहा जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, परिरंभ। तो ये जो पेरीसाइकिल या परिरंभ होता है जो कि जस्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है, क्लियर। तो कॉर्टेक्स का जो पेरीसाइकिल वाला हिस्सा होता है वहां से ये द्वितीयक जड़ें जो सेकेंडरी रूट से ये निकलती है। ये चीज ध्यान रखना भैया, ये काफी बार आपको क्वेश्चन पूछा है, क्लियर, ध्यान रखना। तो कॉर्टेक्स के अंदर जो कोशिकाओं की एक रिंग होती है जिसको पेरीसाइकिल कहा जाता है, उस पेरीसाइकिल से ये द्वितीयक जड़ें निकलती है। क्वेश्चन आपको कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, क्लियर। तो जो द्वितीयक जड़ों का जो विकास है इसको इंडोजीनस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इंडोजीनस प्रकार का विकास। मतलब जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का अंदर वाला जो उत्तक वाला जो एक प्रकार का उत्तक रिंग जैसा होता है जिसको पेरीसाइकिल या परिरंभ कहा जाता है, उससे द्वितीयक जड़ें निकलती है। तो द्वितीयक जड़ों का जो निर्माण या विकास होता है ये किस प्रकार का होता है, इंडोजीनस प्रकार का होता है। लेकिन अगर हम तने पर अगर देखें तो तने पर पेरीसाइकिल से जो शाखा है उसका विकास नहीं होता। तो तने पर जो पार्श्व शाखाओं का विकास होता है ये किससे होता है, तो ये कॉर्टेजीनस होता है, जिसको हम एक्सोजीनस कहते हैं। मतलब कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती है वो ऊर्ध्ववृद्धि करके क्या करती है, पार्श्व शाखाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ जो पार्श्व शाखा तने पर निकल रही है ये एक्सोजीनस प्रकार का है, और जड़ पर जो पार्श्व जड़ें या द्वितीयक जड़ें निकल रही है ये इंडोजीनस प्रकार का जो निर्माण होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना कि तने पर जो त्वचा होती है, ये जैसे ये बाह्य त्वचा बोला है यहाँ पर, बाह्य त्वचा, इंग्लिश में क्या बोला है, एपिडर्मिस, क्लियर। तो तने पर जो बाह्य त्वचा होती है इस बाह्य त्वचा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, क्लियर। लेकिन जड़ के ऊपर जो त्वचा होती है, क्लियर, जड़ पर भी तो त्वचा होगी, जैसे हमारे शरीर पर त्वचा है, तो यहाँ पर जो तने पर जो त्वचा है, शाखाओं पर जो त्वचा है, पत्ती पर जो त्वचा है, मीन्स एरियल पार्ट जो है पौधे का वायवीय भाग, इस पर जो स्किन होती है, त्वचा होती है, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, मीन्स बाह्य त्वचा। लेकिन जड़ पर भी इस प्रकार की लेयर होती है, क्लियर। लेकिन जड़ पर जो लेयर होती है इसको कहा जाता है एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब मूलीय त्वचा, हिंदी में अगर बोले तो इसको क्या कहा जाता है, मूलीय त्वचा। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है आपको कि जड़ों पर पाई जाने वाली जो बाह्य त्वचा है या ऊपरी लेयर है इसको क्या कहा जाता है, तो यह एपिब्लेमा, या फिर कहीं कहीं पर इसको पिलीफेरस लेयर भी लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर। कौन सी, पिलीफेरस लेयर, क्लियर। मीन्स जो मूल रोम होते हैं वो उनकी परत, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई यहाँ से। तो काफी कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, काफी कुछ क्वेश्चन बन चुके हैं आपके यहाँ से, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया भैया,
मैंने समझा है वो आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं है। अच्छा ये वाष्पोत्सर्जन तो आप समझते हो ना, ये आपको पता भी है इसकी डेफिनेशन कि पौधे का जो वायवीय भाग होता है, वायवीय भाग मतलब जमीन के ऊपर वाला भाग, क्लियर, उससे पानी अगर वाष्प के रूप में अगर बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कौन कौन सा प्रकार होता है, तो एक होता है स्टोमेटल मीन्स रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, तो पौधे में सबसे ज्यादा 90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है, तो वो रंध्रीय या स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन ही होता है। दूसरा जो होता है वो क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होता है। आपको पता है भैया कि पौधे जो होते हैं उनके वायवीय भाग पर एक कहीं पर पतली, जैसे मान लो सामान्य पौधे हमारे इधर के, तो इधर तो आपको क्या मिलेगा कि पतली लेयर मिलेगी क्यूटिकल की, लेकिन जो जीरोफाइट्स होते हैं, रेगिस्तानी पौधे होते हैं, इन पर क्यूटिकल की एक मोटी परत होती है जो कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है वो कंट्रोल करती है। लेकिन किसी कारण से अगर क्यूटिकल की जो परत है कहीं पर कट जाए, टूट जाए, तो वहां से भी पानी भाप बनकर निकलता है, उसको क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? और तीसरा मैंने आपको बताया है कि तने पर और फल पर जो रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, क्लियर, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लेंटिकल या वात रंध्र, और इनसे अगर पानी भाप बन के बाहर निकल रहा है तो उसको हम लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए आप सभी को पता है भैया पोटोमीटर का उपयोग होता है। किसका? पोटोमीटर का। और सामान्य रूप से अगर आप देखो तो जो एक बीजपत्री होते हैं उन पर ऊपर और नीचे स्टोमेटा की संख्या लगभग बराबर होती है, तो हम इसको समरंध्रीय पत्ती कहते हैं या फिर आइसोबाइलेटरल पत्ती भी कहा जाता है। क्लियर? मीन्स समद्विपार्श्व पत्ती, इस पर स्टोमेटा की संख्या बराबर होती है लगभग। क्लियर? ध्यान रखना। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उन पर नीचे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं और ऊपर कम होते हैं। क्लियर? इसको पृष्ठधारी पत्ती कहा जाता है या डॉर्सिवेंट्रल पत्ती कहा जाता है। क्लियर? तो इतना क्लियर आपको होना चाहिए। साथ ही साथ कभी भी आपको क्वेश्चन अगर पूछे कि वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पत्ती के ऊपर, नीचे से, ऊपर से या फिर दोनों जगहों से बराबर होता है, तो आप एक ही ऑप्शन को चूज करना कि पत्ती की निचली सतह से वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? और वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए आप पोटोमीटर का उपयोग करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को सिद्ध करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का उपयोग किया जाता है। तो ये काफी कुछ चीजें आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में क्लियर है। क्लियर? और वाष्पोत्सर्जन जरूरी है, ये आपको मैंने बताया था कि कॉर्टिस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने वाष्पोत्सर्जन क्रिया को आवश्यक बुराई या नेसेसरी इविल कहा है। तो इतनी सारी चीजें आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, ये गटेशन जो वासुरे जी ने भी बोला है कि गटेशन क्या होता है, तो गटेशन भी बिंदु स्त्राव, ये भी एक प्रकार का वाष्पोत्सर्जन है, लेकिन इसको वाष्पोत्सर्जन नहीं कहेंगे हम। क्लियर? पत्ती के जो किनारे पर जो बड़े रंध्र होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। पत्ती का जो किनारा होता है, पत्ती के बीच में तो स्टोमेटा है, छोटे रंध्र, लेकिन पत्ती के किनारे पर बिना द्वार कोशा वाले, मतलब इनमें द्वार कोशाएं नहीं होती है, तो पत्ती के किनारे पर आप देखोगे तो यहाँ होते हैं जल रंध्र। क्लियर? और ये जल रंध्र को हाइडेथॉट्स भी कहा जाता है। हाइडेथॉट्स, इनसे क्या होता है कि बिल्कुल बूंद के रूप में पानी बाहर निकलता है, मतलब डायरेक्ट ड्रॉपलेट के रूप में पानी बाहर निकलता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, तो तब इसको हम कहते हैं गटेशन या बिंदु स्त्राव। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। तो ये काफी कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सेकंड अगर आप यहाँ ध्यान रखो तो सेकंड आपका होता है जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये मैंने आपको कई बार बताया है। क्लियर? कि पौधे की जो रूट्स होती है, इन रूट्स पर जो एक कोशिकीय रंध्र होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा से घोल के रूप में पानी और पोषक तत्व दोनों का अवशोषण करते हैं। और पौधे जो पानी का अवशोषण करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। क्लियर? तो पौधे लगभग 2% जो पानी है वो मूल दाब, यहाँ रूट प्रेशर जो बनता है, क्लियर, क्या बनता है, रूट प्रेशर या मूल दाब जो बनता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण केवल पौधे 2% पानी का अवशोषण करते हैं, बाकी 98% जो मूल दाब के कारण पौधे पानी का अवशोषण कर रहे हैं मिट्टी से, उसको सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। केवल 2% पौधे क्या करते हैं, पानी का अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा करते हैं। बाकी 98% जो जड़ों द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है वो निष्क्रिय जल अवशोषण क्रिया के द्वारा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तने पर
जो पत्ती पाई जाती है, पत्ती से यहाँ से आप सीधा अगर सामान्य भाषा में समझो तो आपको पता है अभी, यह जाइलम कोशिकाएं जो मृत कोशिकाएं होती है 4 प्रकार की होती है, वो सब हम अलग देखेंगे। तो जो जाइलम ट्रेकिट्स होती है, मतलब जाइलम वाहिकाएं होती है, वो क्या करती है, यहाँ से पानी को जड़ों से खींचकर ऊपर ले जाती है और ऊपर से पत्ती क्या करती है, वाष्पोसर्जन करती है, जिसके कारण अगर मान लो पत्ती से लगातार पानी निकलता जाएगा तो यहाँ जाइलम कोशिका खाली हो जाएगी, और खाली होने के कारण क्या होगा, एक वैक्यूम पैदा होगा, निर्वात, और निर्वात पैदा होने के कारण ये जड़ों को प्रेशर करेगी, नेगेटिव दाब यहाँ पर जो नेगेटिव प्रेशर पैदा होगा, जिससे कि जड़ें पानी अंदर खींचेगी। आए ना समझ में, ये चीज ध्यान रखना। तो ये वाष्पोसर्जन के कारण अब यहाँ पर जो जड़ें पानी का अवशोषण कर रही है, उस अवशोषण करने वाला जो फैक्टर है वो प्लांट में कहीं और स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो वो है पत्ती पर स्थित। क्लियर? तब हम इसको क्या कहेंगे, जो पैसिव जो एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर? अभी किसी बेच की बात मत करो भैया, लॉकडाउन चल रहा है, मैं अकेला हूँ, जितना पढ़ा पा रहा हूँ, फ्री सेवा दे रहा हूँ, उतना फायदा उठाते रहो, बाकी अभी कुछ नहीं। क्लियर? उसके बाद ऑफिशियल नंबर जो है उस पर आप कांटेक्ट कर लो, संपर्क कर लो, वो जो भी आपको बताएंगे वो सत्य है। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर प्रकाश संश्लेषण तो मैं काफी बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जल की हानि रोकने के लिए ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, हम लोग बता चुके हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट अगला जो आपका देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हाँ, खालिस्तान fill in the blank and fill in the blank are called semi autonomous organelles। क्लियर? खालिस्तान और खालिस्तान को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। बताओ भैया आप लोग। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आपने पुराने मेरे लेक्चर देखे हैं इसमें, क्लियर, ये वाला जो आपका लेक्चर चलता है इसमें अगर पुराने लेक्चर, पुराने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए तो आप इसका आंसर बता दोगे। मैंने आपको बोला भी था कि भैया हम जो आज सॉल्व कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं बाद में फिर कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं और क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? तो पुराने लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? हाँ भैया, क्लास रोज होती है बिल्कुल 8:30 से 10 बजे। 8:30 से 10 का टाइम है जिसमें हम क्या करते हैं, फुली क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ आप लोग भी राय देते हैं हमको, अगर आपको कुछ चीज़ें पता होती है तो आप भी राय दे देते हो। हम पढ़ाते पढ़ाते अगर कुछ भूल जाते हैं, आपको अगर याद आती है तो आप चैट सेक्शन में लिख के बता देते हो कि सर ये भी ऐसा भी, ठीक है ना। और बाकी क्या करते हैं, हमको जितना आता है उतना हम यहाँ बोर्ड पर उतारने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ से जानकारी मिलती रहे। हाँ, तो डी वाला आंसर। क्लियर? हाँ, पुराने जो भी है, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए वो बिल्कुल आप बता देंगे कि सर कौन सा आंसर आएगा। तो आप में से जिन लोगों ने भी डी वाला आंसर दिया है, दैट इज करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है, मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। विकी गुप्ता जी ने भी बिल्कुल डी आंसर सही दिया है। क्लियर? तो डी वाला इसका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो डी वाले आंसर पे अब हम कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखना भैया। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है सेल के बारे में या कोशिका के बारे में भी बताने यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर? तो देखो, जो कोशिका होती है ये सेल। क्लियर? आपको पता है कि पादप कोशिका जो होती है प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के चारों ओर ये जो होती है ये है सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये मृत होती है। क्लियर? लेकिन अगर हम जंतु की बात करेंगे तो जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतु कोशिका के अंदर आप अगर देखोगे तो प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर जो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, जो कि फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की, चूंकि यहाँ वैसे तो पादप और जंतु कोशिका दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पादप कोशिका की इसलिए बात कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको आंसर दिए हैं तो आंसर में थोड़ा सा यहाँ आपको
फोकस करना है कि क्लोरोप्लास्ट वर्ड बार बार आ रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवंगी जंतु कोशिका में नहीं होता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो सेल वाल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशाभित्ति। क्लियर। तो जो कोशीय भित्ति होती है ये काय की बनी होती है, ये सब लोगों को पता है, सेल्यूलोज, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर। सेलुलोज क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर, ध्यान रखना। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, वो सेलुलोज होता है। क्लियर क्लियर। अब कोशिका भित्ति के अंदर अगर आप देखते हो तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन की क्या बनी होती है, केंद्रक होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। ये तो केंद्रक है। केंद्रक के अंदर अगर आप देखोगे तो केंद्रक के अंदर और अगर आप जाओगे तो एक आपको बिना यूनिट मेम्ब्रेन की, क्लियर, मीन्स एकक कला रहित आपको बीचों बीच मिलेगी, क्या मिलेगी, वो मिलेगी केंद्रिका। तो ये है केंद्रिका। क्लियर। ये केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। क्लियर। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये मेनली कई बार क्वेश्चन पूछा है कि न्यूक्लियोलस जो होता है, केंद्रिका होता है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, ये अधिकतर जो है फॉरेस्ट की एग्जाम या इनमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि केंद्रिका किसकी बनी होती है, तो मेनली आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर आप सभी को पता है भैया क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होते हैं। जितना भी आनुवांशिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो केंद्रक के अंदर ही होता है। आया ना समझ में। और केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल हाउस या फिर क्या बोल सकते हैं, पूरी कोशिका का क्या है, ये डायरेक्टर है। क्लियर। पूरी कोशिका को यही मैनेज करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए का जो खंड होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये अंदर की चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर डीएनए की बात कर रहा हूँ, ये है डीएनए। क्लियर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर तो आप में से कई लोगों ने देखा है। तो ये रेखीय डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल आप में से कई लोग जानते हैं, वाटसन और क्रिक ने खोजा है। क्लियर। और डीएनए की इकाई भी मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी है। डीएनए की इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। अब इसके अलावा भी कोशिका में दो कोशिकांग हैं। एक आपका जो है ये डबल लेयर का बना हुआ, एक है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। और एक और कोशिकांग, चलो मैं यहां पर बना देता हूं, एक और डबल लेयर का बना हुआ कोशिकांग है, जिसमें आप अगर देखो तो बिल्कुल रावण के चेहरे जैसा आपको मुंह दिखेगा, दांत जैसी, मतलब इसके अंदर उंगली जैसी रचनाएं होती, जिनको हम क्रिस्टी या माइक्रोविलाई कहते हैं। और क्रिस्टी पर F1 कण या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुंडली डीएनए मिलेगा। मैं इधर बना देता हूं, वहां अगर नहीं दिख रहा है तो ये है सर्कुलेट डीएनए, मींस कुंडलित। केंद्रक के अंदर आपको मिल रहा है रेखीय डीएनए, मींस यहाँ पर लाइनर डीएनए मिल रहा है। डबल स्ट्रैंड वाला लाइनर मतलब सीधी रेखा में डीएनए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वहां गुच्छा बना हुआ है, किसका, डीएनए का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलित डीएनए कहते हैं। क्लियर। तो कैसा डीएनए ये, तो यह है कुंडलित डीएनए। क्लियर। इसके अलावा अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ये सब दुनिया भर की चीजें पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। अब इसके अंदर भी अगर देखो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, कुंडली डीएनए होता है। यहाँ पर भी कुंडली डीएनए भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो एक आपका क्लोरोप्लास्ट है और एक क्या है, तो यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा आता है, क्लियर, कि कोशिका का जो स्वशासित कोशिकांग, कंप्लीट फुली अगर स्वशासित कोशिकांग है वो तो है केंद्रक। क्यों, क्योंकि भैया 99% डीएनए तो इसी के पास पड़ा है, आनुवंशिक पदार्थ पूरा मेंटेन तो यही करता है सेल को। लेकिन कुछ मात्रा में जो डीएनए होता है वो इनके अंदर भी है, लगभग आधा से 1%, टोटल सेल का आधा से 1% डीएनए इन दोनों के अंदर भी आपको मिलेगा, वो कुंडली डीएनए है। क्लियर। अब ये जो सर्कुलेट डीएनए है इसकी हम बात करते हैं, ये अपरिपक्व डीएनए आप इसको बोल सकते हो, हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए। मतलब यहाँ जो है उसमें हिस्टोन प्रोटीन है, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, जिनमें हिस्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन नहीं होती है। क्लियर।
तो ये अविकसित डीएनए ये दर्शा रहा है कि भैया पूर्वज जो सबसे पहले जब जीव की उत्पत्ति हुई थी तो डीएनए ऐसे ही था, कुंडलित था। बाद में म्यूटेशन या अलग अलग प्रकार के जो इवोल्यूशन हुआ जीव में तो वो रेखित डीएनए बन गया। क्लियर? तो ये जो दोनों डीएनए है ये कोश केंद्रक के बाहर भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? केंद्रक के बाहर भी आपको मिल रहा है। और केंद्रक के बाहर अगर मिल रहा है तो बाकी दूसरे भी कोशिकांग यहाँ पर होते हैं, गोल्जी बॉडी भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, दुनिया भर के होते हैं, अग्लायाक्सीसोम, दुनिया भर के कोशिकांग होते हैं। उनमें डीएनए नहीं है, केवल कोशिका केंद्रक के बाहर 2 में ही डीएनए है। और ये 2 में डीएनए होने के कारण इनको भी हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस, कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं कहेंगे इनको। क्लियर? कैसे कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस। और इन दोनों का निर्माण जो होता है, जो पुराने इसके जैसे पुराना जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी से सेल डिवीजन के बाद नया क्लोरोप्लास्ट भी बनता है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, जो पुरानी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल डिवीजन के बाद जो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा वो पुरानी सेल से ही बनेगा, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनेगा। तो ये जो 2 कोशिकांग आपने यहाँ पर मुझे बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी वालों का ये है अर्ध स्वशासित कोशिकांग, जिसको हम सेमी ऑटोनोमस क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? अब एक बात और पूछा जाता है कि भैया ये जो कुंडलित डीएनए किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है इसको कहा जाता है कॉन्ड्रोजीन। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोजीन कहा जाता है। आया ना समझ में? ये कॉन्ड्रोजीन है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है इसको प्लास्टोजीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्लास्टोजीन। कुल मिलाकर केंद्रक के बाहर जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, केंद्रक को छोड़ के, केंद्रक में जो है वो तो भैया जेनेटिक मटेरियल है, उसको तो छोड़ो आप। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक के अलावा, क्लियर, अगर कोशिका में कहीं भी अगर आनुवंशिक पदार्थ है तो उसको क्या कहेंगे? तो केंद्रक के अलावा ये 2 जो कोशिकांग है इनमें भी आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्लाज्मोन। क्या कहेंगे? प्लाज्मोन। इस चीज को ध्यान रखना भैया। क्लियर? ये कई बार पूछा हुआ है कि केंद्रक के अलावा जो कोशिका में बाहर, कोशिका द्रव में या किसी भी कोशिकांग में अगर डीएनए है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम प्लाज्मोन कहेंगे। क्लियर? मीन्स जो कॉन्ड्रोजीन है और प्लास्टोजीन है दोनों डीएनए को मिलाकर हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोन कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये चीज मैं आपको पहले भी पुराने लेक्चर्स में भी क्लियर कर चुका था। क्लियर? हाँ, जो भी वेदाकेरी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे जो भी नए ऐड हुए हैं, क्लियर, वो क्या करें? वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को दबा के क्या करें? अपने मित्रों, दोस्तों, संबंध जो भी आपके हैं सबको क्या करें? शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना काल में क्या है, जितना भी मुझे याद है, मुझे जितना आता है उतना मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि कोरोना काल में बैठे बैठे क्या है, किसी न किसी कंपटीशन की धीरे धीरे तैयारी करते रहें। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हाँ, मोरी कल्चर रिफर टू। क्लियर? ये भी आपके पुराने जो कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो बताओ भैया आप, मोरी कल्चर निम्न से संदर्भित है या मोरी कल्चर रिफर टू, क्लियर, किससे संबंधित है? बताओ आप लोग फटाफट। पहला आपका जो आंसर है वो है शहतूत के पौधे की खेती से, ये जिसको हम बोलेंगे द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी। सेकंड, बॉम्बेक्स मोराई की खेती, द कल्टीवेशन ऑफ बॉम्बेक्स मोराई। थर्ड, समुद्री प्रजातियों की खेती, द कल्टीवेशन ऑफ मैराइन स्पीसीज। और नेक्स्ट है आपका एक उत्तक संवर्धन विधि या ये टिश्यू कल्चर मेथड। क्लियर? बताओ आप फटाफट आंसर बताओ। क्लियर? बैरागी जी, ये मैंने बता दिया आपको। मोरी कल्चर जो है, मोरी कल्चर का संबंध किससे है? मोरी कल्चर का संबंध है शहतूत की खेती से। क्लियर? मलबेरी, शहतूत के पौधे को क्या कहेंगे? मलबेरी। तो जिन्होंने भी बी वाला आंसर दिया है वो गलत है। आपने यहां पर ये आपको कंफ्यूजन आ गया होगा कि बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई मतलब रेशम कीट।
क्लियर? आप यही सोच रहे होंगे रेशम कीट वो वाला रेशम कीट जो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। तो शहतूत के पौधे पर पाले जाने वाला जो रेशम कीट है जिसको हम शहतूत रेशम कीट कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को तो भैया क्या कहा जाता है? इसको तो सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सेरीकल्चर। बी वाले का जो है सही आंसर वो है सेरीकल्चर है। क्लियर? क्या है? सेरीकल्चर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होगे तभी तो सीखोगे। बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि आप बताओगे तभी सीखेंगे। सही बात है, जब तक कोई सी चीज आपसे गलती नहीं होती तब तक आप सही चीज नहीं सीख पाते। ये इसीलिए मैं आपसे पहले क्या करता हूँ, भले आपको थोड़ा सा टाइम लगे तो लगे लेकिन पहले मैं आपसे आंसर लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपनी गलती खुद पकड़ लो कि कहाँ मेरे से गलती हुई है, ताकि उसमें सुधार हो जाएगा। क्लियर? तो मोरीकल्चर जो होता है, मोरीकल्चर का मतलब होता है शहतूत की खेती करना। आया ना समझ में? शहतूत की खेती को कहा जाता है मोरीकल्चर। क्लियर? और सेरीकल्चर जो होता है वो होता है जो रेशम का कीट होता है, मीन्स सिल्क वर्म होता है, और जो शहतूत रेशम कीट है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता है, बॉम्बैक्स मोराई। क्लियर? तो बॉम्बैक्स मोराई को अगर आप क्या करते हो, इसकी खेती करते हो, तो उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। क्लियर? तीसरा, नेक्स्ट, समुद्री प्रजातियों की अगर खेती करते हो, तो मैं इसका इधर यहां से इधर एरो करके यहां बताना चाहता हूं। क्लियर? कि समुद्री प्रजाति की अगर खेती करते हैं तो दो चीजें ध्यान रखना। क्लियर? अगर आप जलीय जीवों की खेती करते हो, जलीय जीव आप समुद्र में मत पहुंचो, मान लो नदी है, तालाब है, इनमें अगर आप खेती करते हो, जैसे मछली पालन, ये वो दूसरे और भी बहुत जीव जंतु हैं। मछली को एक को मत लो, सिंगल मत लो, जितने भी जीव जो जंतु हैं, क्लियर, वो सभी का अगर आप पानी में अगर खेती करते हो तो उसको कहा जाता है एक्वा कल्चर। क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर कहते हैं। क्लियर? लेकिन इसी को अगर आप देखो, स्पेशली अगर समुद्र की बात करो, किसकी? समुद्र जीव की अगर बात करो, समुद्रीय जीव की अगर बात करो, तब हम इसको क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे मैरीकल्चर। क्या कहेंगे? मैरीकल्चर। इस चीज को ध्यान रखना भैया, वो मोरीकल्चर है, ये मैरीकल्चर है। क्लियर? मैरीन मीन्स क्या होता है? समुद्र। तो समुद्र के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनका अगर जो जीव जंतु है उनका अगर आप क्या करते हो, उनकी खेती करते हो, जैसे सीप है या फिर जो भी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु समुद्र के अंदर, स्टार फिश है, बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं। क्लियर? तो उनकी अगर आप खेती करते हो तो वो समुद्री जीव जंतु अधिकतर आपको पता है भैया सिलेंट्रेटा जो संघ है उसमें आते हैं। सिलेंट्रेटा जो संघ होता है उसके अंदर आपको ये समुद्री जीव बहुत सारे मिलते हैं। इन सभी का अगर खेती करते हो तो उसको कहा जाता है मैरीकल्चर। क्लियर? क्या बोलते हैं? मैरीकल्चर। फिर उत्तक संवर्धन जो होता है, उत्तक संवर्धन मीन्स टिश्यू कल्चर, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर? क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर? तो ये सब अलग अलग हैं। क्लियर? शहतूत के पौधे की खेती वो मोरीकल्चर कहलाता है। बॉम्बैक्स मोराई या रेशम कीट, शहतूत रेशम कीट जो होता है उसको अगर आप उसकी खेती कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे सेरीकल्चर। क्लियर? उसके बाद अगर समुद्री प्रजाति की खेती कर रहे हो तो वो है मैरीकल्चर। उसके अलावा अगर जलीय जीवों की अगर खेती कर रहे हो तो उसको एक्वाकल्चर कहते हैं। एक और आपने देखा है भैया, पानी में अगर आप फसल उगाते हो, मतलब मृदा रहित खेती करते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है भैया? आप फटाफट मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ। क्लियर? मृदा रहित खेती। क्लियर? सॉइल लेस फार्मिंग इज कॉल्ड। क्लियर? मृदा रहित खेती को क्या कहते हैं? बताओ आप। ये तो जलीय जीव जितने भी होते हैं, जितने भी पानी में जीव जंतु होते हैं, उनकी अगर आप खेती करते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्वाकल्चर। और मैरीकल्चर जो होता है, मैरीन मीन समुद्र के जो जीव जंतु है, समुद्र में अगर आप खेती करते हो तो उसको क्या कहेंगे? वो मैरीन कल्चर। केवल उत्तकों का अध्ययन जब हम बोलेंगे तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं, वो आपने सही पकड़ा। केवल टिश्यू का अगर हम अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज होते हैं, सरल, जटिल, संवहन उत्तक, अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं, उन उत्तकों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। और उत्तक विज्ञान का जनक भी आपको पता है नागेली जी हैं।
कौन है? नागेली। नागेली को उत्तक विज्ञान का जनक कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। यह उत्तक संवर्धन है। क्या है? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, मतलब ये टिश्यू जो उत्तक होता है उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करना, उगाना। क्लियर? तो ये जनरली आजकल हम देखते हैं कि भैया जो केले के पौधे हैं, क्लियर, खासकर केले में आजकल जो आधुनिक प्रसारण की जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है वो है टिश्यू कल्चर। कारण, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो होता है उससे हमको रोग रहित पौधे मिलते हैं, मीन्स डिसीज फ्री प्लांट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, पौधे का जो सबसे ऊपर वाला टॉप कलिका होती है, बड होती है, वहां पर मेरिस्टेम टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? विभाज्योतक, जिसको मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है। ये मेरिस्टेम टिश्यू से को हम निकालते हैं, जो कि क्या होता है, जो विभाज्योतक होता है ना, उसमें बिल्कुल रोग नहीं होता है, वो डिसीज फ्री होता है। उसको निकाल कर हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उससे केलस बनाते हैं, केलस से फिर नया प्लांट तैयार करते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। क्लियर? तो ये ध्यान रखना भैया, ये हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको बिल्कुल याद है। क्लियर? तो ये मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताई। अब मुझे आप अप्रोक्सीमेटली बता दो कि आपके आज के दिन में कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हुए होंगे। क्लियर? जो भी अभी बिल्कुल लाइव हैं वो मेरे को एक चीज़ आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर आज हमने इतना जो 3-4 क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर अप्रोक्सीमेटली हमको इतनी चीज़ों के बारे में पता चला है। जैसे हो सकता है किसी को 40-50 क्वेश्चन तक ऐसा लगा है कि भैया 40-50 क्वेश्चन तक बन सकते हैं ये 3-4 क्वेश्चन से। किसी को लगा होगा कि भैया 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी को लगा होगा कि भैया 20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप चैट सेक्शन में एक बार लिखकर, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे बढ़िया नई तैयारी के साथ। आप लोग भी जो भी क्लास हो चुकी है वो पुराने क्वेश्चन क्या करो, रिपीट करते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। क्लियर?